नमस्कार, मैं रीवा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इंचोली में क्राइम अनकंट्रोल, एसएसपी ने लावर चौकी इंचार्ज समेत 3 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को किया सस्पेंड। इंचोली थाना प्रभारी लाइन हाजिर, डीआईजी ने चलाया तबादले का चाबुक। सफाई कर्मचारियों ने बीजेपी पार्षद की गुंडई के खिलाफ शुरू की हड़ताल। अधिकारियों के समझाने के बावजूद नहीं गए सफाई कर्मचारी काम करने। गुंडई मचाने वाले सभासद के 3 साथी गिरफ्तार, 5 के घरों पर पुलिस दे रही है दबिश। मेरठ करनाल हाईवे पर 2 बड़े हादसों में 3 की मौत, महिला घायल। हादसों के बाद रात भर जाम से जूझती रही पुलिस। मवाना थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते किसान की हत्या, पुलिस मौके पर जांच शुरू। तेज आंधी और गरज, गेहूं की फसल को नुकसान। मौसम में ठंडक, कंकड़खेड़ा के खेत में बिजली गिरने से महिला की मौत। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य, 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद। दिल्ली से चोरी की गाड़ियों को पश्चिम बंगाल जा रहे थे बेचने। और चलते चलते में सिटी हलचल की डबल डोज। भीषण गर्मी में जिला अस्पताल में ठंडे साफ पानी की किल्लत, तो महावीर जयंती पर महिला सीनियर सिटीजन को इलाज के लिए दाखिल होने के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। देहात क्षेत्र में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। गौकशी की घटनाएं बढ़ गई हैं। एसएसपी ऑफिस पर शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और जन पोर्टल पर मेरठ परिक्षेत्र में गौकशी की शिकायतें लगातार हो रही हैं। तो ऐसे में एसएसपी विपिन टाडा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। दादरी चौकी सस्पेंड करने के बाद लावर चौकी का नंबर आ गया है, जिसमें चौकी इंचार्ज के साथ 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। वहीं इंचोली थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि लावड़ में पिछले 8 दिनों में गौकशी की घटनाएं इंचोली थाना अध्यक्ष अतुल कुमार नहीं खोल पाए थे और गौवंश के अवशेष गड्ढे खोदकर दबाने पड़े थे। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने गौकशी की घटनाएं रोकने में विफलता को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। लावड़ पुलिस चौकी के प्रभारी समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। एसएसपी की इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद जिले में गौवंशों का वध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम प्रशासन के तमाम प्रयास आज सुबह फेल हो गए हैं, जब 90 वार्डों में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने, झाड़ू लगाने से और विभिन्न वार्डों में गाड़ी ले जाने से मना कर दिया। वैसे तो नगर निगम प्रशासन, पुलिस और लोकल प्रशासन सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि वार्ड 18 के पार्षद रविंद्र बीजेपी से निष्कासित करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए न केवल पार्षद रविंद्र को गिरफ्तार किया है, बल्कि 15 हमलावरों में 3 को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से विवादित पार्षद रविंद्र और उसके साथियों ने 8 राउंड गोलियां चलाई थी, उससे नगर निगम के सफाई कर्मचारी अधिकारी दहशत में हैं। अपनी दहशत कायम करने के लिए सायरन बजाते रविंद्र और उसके साथी गाड़ी में सायरन बजाते हुए पहुंचे थे और अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस ने सरायकाजी के रहने वाले 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पहले भी बीएसपी से आए सभासद रविंद्र ने बीजेपी की किरकिरी कराई थी। तब एक सीओ के प्रभाव के चलते रविंद्र कार्रवाई से बच गया था, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लामबंद होने के बाद पुलिस कार्रवाई के मूड में है और अब पुराने आपराधिक मुकदमे भी खोले जाएंगे। पुलिस ने जिन 3 लोगों के परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उनके नाम चेतन, बंटी और रविंद्र नागर है, जिनका नौचंदी सिविल लाइन और मेडिकल में दबदबा है। फिलहाल अंकुश पंडित, अखिल डागर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं नगर निगम में हड़ताल के चलते बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बीवीजी कंपनी ने अपने सभी कर्मचारी वापस बुला लिए हैं। शहर में 24 घंटे के अंदर ही कूड़े के ढेर लग गए हैं और सूरजकुंड, दिल्ली रोड और कंकड़खेड़ा वाहन डिपो बंद कर दिए गए हैं। आज कोई गाड़ी गई नहीं और जब तक जाएंगी भी नहीं, जब तक ये 7-8 गिरफ्तार नहीं होते। और सब कर्मचारी आज यही है और गाड़ी भी सब डिपो के अंदर है। जब तक अधिकारी नहीं कहते गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। गाड़ी नहीं जाएगी, ना जाएगी जब तक ये आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे जिन्होंने कर्मचारी के गोली मारी है। जब तक सवाल ठप रहेगी, जाने के नहीं है, नहीं जाएंगे जब तक हमारे अधिकारी ऑर्डर नहीं देंगे और ये आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे।
मेरठ करनाल हाईवे पर एक के बाद एक दो बड़े हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों हादसे सरधना क्षेत्र में हुए और दोनों ही हादसों में विरोध प्रदर्शन कर जाम लगाया गया। घटना के बाद घंटों पुलिस जाम से जूझती रही। पहला हादसा नानू गांव में देर शाम उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चला रहे 40 वर्षीय नफीस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। नफीस मवाना के भैंसा गांव का रहने वाला था और नानू में अपनी बेटी की ससुराल आया था। हादसे के बाद नफीस के शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, मगर पुलिस की कोशिश असफल रही। घंटों के बाद मृतक का बेटा मौके पर आया और उसने पुलिस के साथ सहयोग करते हुए जाम खुलवा दिया। बाद में मृतक के परिजन बिना किसी कानूनी कार्यवाही को शव को अपने साथ ले गए। इस घटना के कुछ देर बाद ही दूसरा बड़ा हादसा थाना क्षेत्र के दबुथवा गांव में हुआ। यहाँ बाइक सवार 2 युवकों की बहादुरपुर गांव की तरफ टर्न लेते हुए सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चला रहा 22 वर्षीय अनुज और उसके पीछे बैठा 17 वर्षीय आकांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि कार चालक ने मानवता दिखाते हुए दोनों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ देर में ग्रामीण दोनों शवों को अस्पताल से वापस ले आए और रोड पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास करती रही, लेकिन ग्रामीण हंगामा करते रहे। बाद में मौके पर पहुंचे सीओ संजय कुमार जायसवाल ने ग्रामीणों से बात की और उन्हें उचित मुआवजे का आश्वासन देकर शांत किया। ग्रामीणों ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसे फौरन मान लिया गया। इसके बाद पुलिस शवों का पंचनामा भर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी। पुलिस दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव ततीना दुर्वेशपुर के जंगल में किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीओ मवाना और थाना प्रभारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि गांव रसूलपुर के रहने वाले कुंवरपाल खेत पर चारा लेने गए थे और वापस नहीं लौटे। मृतक किसान का एक बेटा आर्मी में है, जबकि दूसरा बेटा पत्रकार है। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है और तहरीर के आधार पर पुरानी रंजिश का एंगल सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। वहीं किसान की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना मवाना क्षेत्र में ग्राम ततीना है। यहाँ पे गन्ने के खेत में एक व्यक्ति जो यहाँ पे पहले से खेतों की देखभाल करते हुए अपना काम किया करते थे, उनके मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली। मौके पे आज थाना मवाना की स्थानीय पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट की टीमें आई हैं। जांच किया गया है। बॉडी को पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम कंवरपाल है। ये यहीं बगल के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर गावड़ी के रहने वाले हैं और जो विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। सरधना क्षेत्र के नानू गांव से एक सामाजिक सौहार्द की खबर आई है। मुंह बोले मामा ने भात में अपनी भांजी को स्पेशल गिफ्ट दिया। शादी के बाद भांजी को हेलीकॉप्टर से विदा कर हिंदू मामा ने सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। बता दें कि सरधना क्षेत्र के नानू गांव के रहने वाले मोहम्मद शादाब त्यागी की शादी मुजफ्फरनगर के महमूद नगर की आसमा से तय हुई थी। शादाब 10 अप्रैल गुरुवार को बारात लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां उनकी जमकर खातिरदारी की गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस दुल्हन को वह कार से लेने पहुंचा है, वही दुल्हन उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर आएगी। यह अनदेखा सपना संभव हो पाया दुल्हन के मुंह बोले मामा राहुल ठाकुर के कारण। दरअसल आसमा की मां परवीन का मायका न्यामू गांव में है और उसकी ननिहाल का पड़ोसी गांव गुनिया जुड्डी के रहने वाले राहुल ठाकुर के परिवार से गहरा नाता है। सुख दुख में दोनों परिवार साथ खड़े रहते हैं। यह रिश्ता खून का भले ना हो, लेकिन तीनों पीढ़ियों से दोनों परिवार खून के रिश्ते से भी ज्यादा एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मामू जी ने दिया, राहुल ठाकुर है। राहुल ठाकुर संगी सोम के भाई। हमारे गांव का लड़का है शादाब त्यागी। इसकी शादी हुई है छपार में। ये लड़की है अस्मा त्यागी।
ये लोग कतर में रहते हैं और वहीं से इनका रहना सहना रहता है। तो आज इनकी बारात लौटी है यहाँ के। हमारे गांव के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब हेलीकॉप्टर से कोई लड़का अपनी वाइफ को लेके आया है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के नगलाताशी सैनिक विहार का रहने वाला एक व्यक्ति को पुलिस ने तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कंकड़खेड़ा पुलिस ने बताया कि नगलाताशी सैनिक विहार का रहने वाला रोहित कुमार अपनी पत्नी रश्मि और बच्चों के साथ रहता है। बुधवार की रात रोहित कुमार की पत्नी रश्मि कंकड़खेड़ा थाने पर पहुंची थी और उसने अपने पति रोहित कुमार से खतरा बताते हुए उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके बाद थाना पुलिस रोहित कुमार के घर पहुंची थी और उसके जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक तमंचा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया और कंकड़खेड़ा थाने ले आई। पुलिस ने यह भी बताया कि सन 2021 में जमीनी विवाद को लेकर रोहित कुमार ने अपने पिता सुकुमार पाल की हत्या की थी और उसके बाद वह जेल चला गया था। जेल से छूटने के बाद अपने घर आया हुआ है, जिसने कल शराब पीकर अपनी पत्नी रश्मि के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सरधना रोड की एक कॉलोनी की रहने वाली शादीशुदा महिला बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के नाम मिलने पर गुरुवार को उसके परिजन कंकड़खेड़ा थाना पहुंचे और उन्होंने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। कंकड़खेड़ा मेरठ करनाल हाईवे स्थित बैंक कॉलोनी में राजेंद्र का परिवार रहता है। गुरुवार को राजेंद्र अपने परिजनों को लेकर कंकड़खेड़ा थाने पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी सविता की शादी कंकड़खेड़ा में हुई थी। 2 महीने पहले सविता के पति ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। उसके बाद से सविता अपने मायके में आकर उनके पास रह रही थी। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे सविता पास की दुकान में गई थी, लेकिन उसके बाद से वह संदिग्ध परिस्थितियों से लापता हो गई, जिसके बाद सविता का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सविता के पिता राजेंद्र ने उसकी कंकड़खेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है, जिसके बाद थाना पुलिस लापता महिला सविता की तलाश में जुट गई है। गुरुवार को लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की गर्दन को छुरी से रेतकर हत्या करने की कोशिश की गई। घायल युवक जान बचाकर भागा और नूर नगर रेलवे हॉल्ट के पास बेहोश होकर गिर गया। यह स्थान ब्रह्मपुरी और लिसाड़ी गेट थाने की सीमा लगती है। घटना को लेकर 3 थानों को पुलिस सीमा विवाद को लेकर उलझी रही और घायल वहां तड़पता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लोगों ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसको मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। घायल की गर्दन पर गहरा घाव था, जिसकी वजह से वह बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में उसने कागज पर केवल इतना लिखा कि मेरा नाम आरिफ है और मोइन ने हत्या करने के लिए गर्दन पर छुरी मारी। जब घायल का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों से जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शुक्रवार सुबह कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के गांव दिलावरा के जंगल में पेड़ पर फांसी से लटका हुआ अनुज का शव मिला। इस बात की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक अनुज के शव को पेड़ से उतारा और मोर्चरी के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि अनुज की शादी नहीं हुई थी और आज सुबह वह परिजनों से झगड़ा करके घर से निकल गया था। माना जा रहा है कि अनुज ने किसी बात से नाराज होकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल पर जांच कर रही है। गुरुवार शाम आई अचानक आंधी ने तबाही मचा दी। वैसे तो हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया, लेकिन खेत में खड़ी गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसान सदमे में हैं और मौसम खुलते ही अपनी गेहूं की फसल काटने में लग गए हैं। कई इलाकों की बिजली बारिश होने से गायब रही, तो कहीं जगहों पर पोल गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं पावली खास गांव के जंगल में खेत में काम कर रही 70 वर्षीय महिंद्री पर बिजली गिरी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिजली गिरने से प्रभावित महिला की मौत के बाद एसडीएम ने पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की। इंचोली थाने के शहजादपुर में एचटी लाइन गिरकर नाले में गिर पड़ी, जिससे 3 लोग झुलस गए और 2 पशु मर गए। पोल गिरने से दिल्ली रोड, शास्त्री नगर और जयदेवी नगर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हमारे गांव में एक आकाशीय बिजली से महिंद्री देवी
पत्नी रघुवीर आकाश बिजली दुर्घटना हुई है, मृत्यु हुई है। और ये जो है मतलब पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं और जो है मतलब दुखद घटना है। ग्राम पावलिका से लगभग समय 6। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया है। सरदना थाना इलाके में इन बदमाशों से उस वक्त मुठभेड़ हुई जब ये दिल्ली से चोरी की गई फॉर्च्यूनर और क्रेटा कार का पश्चिम बंगाल जाकर बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घेराबंदी करके इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए वाहन चोरों के नाम आमिर, आलिम, कासिम और माजिद खान है। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। इनमें आमिर और आलिम मुजफ्फरनगर और कासिम और माजिद खान मेरठ के रहने वाले हैं। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया और बताया कि दोनों गाड़ी दिल्ली से चोरी की गई थी और फिर उनके फर्जी कागजात तैयार कराए गए थे और ये गैंग पश्चिम बंगाल में चोरी की गाड़ी कम दामों पर बेच देता था। इनके 6 साथियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कुछ समय से हमारी टीम हम लोग काम कर रहे थे वाहन चोरों के ऊपर। वहीं पे मुखबिर से हम लोगों को सूचना इस तरीके की प्राप्त हुई थी कि दिल्ली से एनसीआर से कुछ गाड़ियां चोरी होती हैं और वाया मेरठ वो दूसरे राज्यों में खपत हो जाती है या चली जाती है। तो उसी पे हमारी टीम काम कर रही थी, जिसके संदर्भ में हमें कल ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 गाड़ियां चोरी की निकलेंगी। उन्हीं गाड़ियों को हम लोगों ने ट्रैक करने में सफलता प्राप्त की और 4 आदमी हमने गिरफ्तार भी किए। उन्हीं से पूरी कहानी खुली और वो जो 2 गाड़ियां थी उनमें से एक फॉर्च्यूनर है, एक क्रेटा है। मेन इनका जो वर्किंग एरिया है वो हरियाणा और एनसीआर है। एनसीआर जो एरिया, यहाँ से ये गाड़ियां उठाते हैं और ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है जो संभवतः कई राज्यों में फैला है, क्योंकि इनके जो अभी तक पूछताछ हुई है उससे ये क्लियर हुआ है कि जो आदमी गाड़ी चुराता है वो उन लोगों को गाड़ी हैंडओवर देता है जो इस गाड़ी को कुछ दिनों के लिए छुपाते हैं। वो एक्सपर्ट होता है, उसको ये मालूम रहता है, उसने रेकी कर रखी होती है कि किस जगह हम गाड़ी को 2-3 दिन छुपा सकते हैं। इस पीरियड में वो फर्जी नंबर प्लेट या दस्तावेज तैयार करते हैं। जब ये चीज तैयार हो जाती है तब एक 3rd यूनिट इनकी ऑपरेशन में आती है जो इस गाड़ी को लेके जाती है और ये डिफरेंट राज्यों में जाती है। अभी तक जो हम लोगों ने वर्कआउट किया है उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ियां न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में खपत होती है, क्योंकि इनका जो रूट है जो उन्होंने बताया भी है और जो हम लोगों ने इनके मोबाइल से ट्रैक डाउन भी किया है, तो वो आपका हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, न्यू जलपाईगुड़ी तक जाता है और वो ओवरलैप करता है और ये लोग वहां पे गाड़ी डिलीवर करते हैं, डिलीवर करके वहां से बाय ट्रेन वापस आते हैं। मेरठ में 18 फरवरी को हुए शादाब हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। यह हत्या बाइक वापस न देने पर की गई थी। पहले शादाब और यश सैनी ने साथ में बैठकर शराब पी और फिर बाइक को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें पलटवार करते हुए यश सैनी ने ईंटों से शादाब के सिर पर वार करके उसे मार डाला था। पुलिस ने शक के आधार पर यश सैनी को हिरासत में लिया तो पूरा केस खुल गया। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले यश सैनी ने शादाब को अपनी बाइक दी थी। 1 साल से लगातार यश सैनी अपनी बाइक वापस मांग रहा था, लेकिन शादाब ये कहकर बात टाल देता था कि बाइक मैंने अपने भाई सहाबत को दे रखी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि 18 मार्च को गाजियाबाद से यश सैनी और शादाब मेरठ आए और फिर लोहिया नगर के यमुनानगर में साथ बैठकर शराब पी और फिर दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद यश सैनी ने ईंटों से शादाब के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर डाली। यश सैनी की निशानदेही पर पुलिस ने शादाब का मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद कर लिया है। 18 मार्च को थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक शव मिला था, अज्ञात शव मिला था। ये प्रथम दृष्टया मर्डर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इसके चेहरे पे ईंट से वार किया गया था और पास में भी ईंट पड़ी हुई थी। इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और शव की तब से ही पहचान लगातार की जा रही थी। इसमें सीओ कोतवाली के निर्देशन में थाना लोहिया नगर पुलिस की 2 टीमों को लगाया गया था। इसमें कुछ दिन पहले ही शव की पहचान शादाब पुत्र मुअस्सिर के रूप में हुई थी। ये जो ग्राम राधना है, थाना किठौर, वहाँ का रहने वाला था। पूछताछ के दौरान पता चला कि इसमें जो लास्ट टाइम जो मृतक है शादाब, वो अपने दोस्त यश सैनी के साथ देखा गया था। इस आधार पर जब यश को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि 18 तारीख की शाम को जो यश और शादाब हैं, ये लोग गाजियाबाद से मेरठ आए थे, परतापुर आए। परतापुर से आने के बाद ये लोग यमुनानगर गए थे। यश ने बताया कि 1 साल पहले उसने अपनी बाइक शादाब को दी थी और काफ़ी समय से ये मांग रहा था
अपनी बाइक वापस, परंतु शादाब दे नहीं रहा था उसे। और 18 तारीख को शादाब ने बताया था कि इसके भाई के पास वो बाइक है और वहाँ चल के उसको यश को बाइक दिला देगा। इसी चीज़ को लेके लोग यमुनानगर थाना लोहिया में जो पड़ता है वहाँ पर आए थे। पहले अपने भाई के पास ये शादाब गया था, उससे कुछ पैसे लिए, उसके बाद इसको ये दिलासा दिला के कि तुम्हारी बाइक अभी कुछ देर में मिल जाएगी। इसके बाद ये यहाँ पे एक शराब की दुकान पे गए, शराब की दुकान पे इन्होंने शराब खरीदी। उसके बाद एक खाली प्लॉट पे शादाब और यश दोनों लोगों ने शराब पिए। शराब पीने के दौरान इन लोगों की आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद शादाब ने एक थप्पड़ यश को मार दिया था और शायद ईंट से इसको वार भी किया है। उसी ईंट को छीनकर यश ने शादाब को सिर पे 2 वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब उसने इंश्योर कर लिया वो मर चुका है, उसके बाद ये मौके से इसका आधार कार्ड और फ़ोन लेके फ़रार हो गया। वहाँ आगे जाके इसने एक मिल्लत होम्स पड़ता है, वहाँ पे इसने जो फ़ोन है और आईडी कार्ड जो इसकी आधार कार्ड है वो इसने छुपा दिया था। उसके बाद ई रिक्शा पे बैठ के ई रिक्शा को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इसके भी चोट लगी हुई थी। ये वहाँ पे PL शर्मा जाता है, वहाँ पे अपना इलाज कराता है, अपने घर वालों को बुलाता है, उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। इसमें जो अभियुक्त है यश सैनी, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो पत्थर था जिससे इसने वार किया था वो भी पुलिस के पास है। आईडी जो कार्ड है और जो फ़ोन है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शहर की जर्जर सड़कों पर वाहनों में सफर करना जानलेवा होता जा रहा है। गहरे गड्ढों के कारण लोग घायल हो रहे हैं। हाल यह है कि दिल्ली रोड, बागपत रोड, गढ़ रोड, हापुड़ रोड के अलावा शहर के अंदरूनी इलाकों में भी सड़कों का हाल बदहाल है। फुटबॉल चौराहे पर ही 400 मीटर की दूरी में ही 20 गहरे गड्ढे हैं। ऐसे ही हाल बागपत रोड, सोहराब गेट, पैसाली बस अड्डे के पास का है। ऐसी सड़कों पर सबसे जोखिम भरा सफर 2 पहिया और तिपहिया वाहनों में सवार लोगों का हो रहा है। बदहाल सड़कों पर कभी कोई स्कूटी से गिर जाता है तो कोई मिनी मेट्रो से गिरकर घायल हो जाता है। बेगमपुल से कैंट अस्पताल के पास सड़क में गड्ढे पर मिट्टी डालकर ही खाना पूर्ति कर दी। मवाना रोड से कैंट रास्ते से बेगमपुल जाते हुए भी सड़क काफी जर्जर है। बागपत रोड पर 6 माह से पुल का निर्माण नहीं हुआ। सड़कों की बदहाली के कारण ही इन प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या गंभीर हो गई है, जिसके चलते बेवजह शहर की जनता को परेशान होना पड़ रहा है। बुधवार से पांडव नगर के डी ब्लॉक में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन गुरुवार को कथावाचक जयप्रकाश शास्त्री ने भी श्रद्धालुओं को भगवान की कथा सुनाई और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भगवान सभी को एक समान समझते हैं, क्योंकि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग ईश्वर के ही भक्त हैं और किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं। बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उनको अच्छा लगा जब नारद जी महाराज ने सोचा क्यों ना वृंदावन का भ्रमण करके हम, तो नारद जी महाराज वृंदावन का भ्रमण करते करते ही यमुना किनारे पहुंचे। श्री भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है। आज कथा का द्वितीय दिवस है, जिसमें श्री महाराजा परीक्षित जी का जन्म के बारे में बताया जाएगा। गुरुद्वारा माता सीता भैसाली मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार जसबीर सिंह नैयर की खालसा पंथ स्थापना दिवस बैसाखी पर्व 13 अप्रैल को गुरुद्वारा श्री कलगीधर लालकुर्ती से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन सवारी का नगर कीर्तन निकलेगा, जिसका समापन गुरुद्वारा माता सीता भैसाली मैदान के सामने होगा। नगर कीर्तन शाम 4 बजे शुरू होकर लालकुर्ती, बड़ा बाजार, शक्तिधाम मंदिर मार्ग, छोटा बाजार, फव्वारा चौक, आबू लेन, सदर बाजार से होता हुआ भैसाली मैदान के सामने पहुंचेगा। यह बैसाखी पर्व है, लेकिन एक ये ऐतिहासिक दिन है। इस दिन जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहिब पंजाब में सिखों का इकट्ठा करके वहाँ पे इकट्ठा करके 5 प्यारों को अमृत छकाकर खुद फिर उनसे अमृत छक कर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो वह पावन दिवस, ऐतिहासिक दिवस 13 अप्रैल को हर साल जो है मनाया जाता है सिख समुदाय द्वारा। तो इस बार जो है गुरुद्वारा श्री कलगीधर लालकुर्ती से एक विशेष नगर कीर्तन जो है
वह 13 तारीख को शाम को 4 बजे प्रारंभ होगा, जो लाल कुर्सी के बाजारों से होता हुआ, पैंट बाजार से होता हुआ, आबू लैन और सदर से होता हुआ गुरुद्वारा माता सीता जो है वैशाली के सामने रात को 9 बजे पहुंचेगा। ब्रह्मपुरी इलाके में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई किलोमीटर दूर से धुएं के काले गुब्बार नजर आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल होती चली गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला ब्रह्मपुरी थाना इलाके के ब्रह्मपुरी का है। यहाँ पर अतुल जैन की फर्नीचर की फैक्ट्री है, जिसमें अचानक से आग की लपटें उठने लगी। इस आग की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग बुझने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। विक्टोरिया पार्क में हुए खौफनाक अग्निकांड को 19 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन 230 परिवारों की आंखों के सामने आज भी वह खौफनाक मंजर तैरता है। किसी ने पत्नी को खोया तो किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया। अपनों को याद कर हर कोई भावुक हो जाता है और हर साल अपनों को श्रद्धांजलि देने के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन आज तक भी उन परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है जिन्होंने अपनों को इस अग्निकांड में खोया। दरअसल मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 10 अप्रैल 2006 को कंज्यूमर मेला गुलजार था। दिन ढलने लगा था, लोग घरों की तरफ निकलने वाले थे। तभी शाम 5:40 पर पंडाल में आग लगी और बदहवास लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। देखते ही देखते करीब 1500 वर्ग मीटर में लगा पंडाल शोलों में बदल गया। लोहे के मजबूत फ्रेम मोम की तरह पिघल पिघल कर गिरने लगे। इस भीषण अग्निकांड में 34 जिंदगियां चली गईं। करीब 81 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और 85 अन्य आग की चपेट में आए। ये 2006 में आपका अग्निकांड हुआ 10 अप्रैल 2006 में। उसमें 64 लोगों की डेथ हुई थी। तो उसके लिए उसमें हर साल श्रद्धांजलि करते हैं। ये मामला कोई न्यायालय में है, अभी तो उसका ट्रायल भी नहीं चालू हुआ। लोकल हम बहुत बार एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं और कोई सरकार, आज 19 साल हो गए, पर सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। प्रशासन नहीं कर रहा, सरकार को तो नॉलेज में नहीं होगा, पर प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट से हमें वो मिला है मुआवजे का, वो लोकल उसमें उस पे गवाही चल रही है। जब वो पूरी हो जाएगी तो वो उसका जो मुआवजा है वो पीड़ित लोगों को मिल जाएगा। गुरुवार को आहत कल्याण समिति के तत्वाधान में विक्टोरिया पार्क में हुए अग्निकांड में मारे गए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य रूप से संजय गुप्ता, अजय सेठी, राजन भोला, करण काबरा, दिनेश तलवार मौजूद थे। शहर का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक शौचालयों की कमी से जूझ रहा है। बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए एनसीआरटीसी आगे आया है। एनसीआरटीसी इसके लिए सीआरएस फंड से मेरठ विकास प्राधिकरण को 2.5 करोड़ रुपए मुहैया कराने जा रहा है। इस फंड से मेरठ विकास प्राधिकरण शहर में 13 जगहों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए मेडा ने जगह को चिन्हित कर लिया है। मेडा वीसी अभिषेक पांडे ने बताया कि सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल अपना प्रस्ताव दिया है। जल्द ही शहरवासियों की परेशानियों को देखते हुए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के दिल्ली सेक्शन में एनसीआरटीसी ने कॉरिडोर के परिचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। न्यू अशोक नगर से सराय काले खान नमो भारत स्टेशनों के बीच खंड में OHE को 25 kV की क्षमता पर चार्ज कर दिया गया है। यानी अब ट्रेनों के परिचालन के लिए दोनों स्टेशनों के बीच इंस्टॉल की गई OHE का विद्युतीकरण कर दिया गया है।
जल्द ही इस सेक्शन में ट्रायल रन आरंभ किया जाएगा। न्यू अशोकनगर और सराय काले खां नमो भारत स्टेशन के बीच लगभग 4 किलोमीटर का खंड है, जिस पर भविष्य में सराय काले खां आरएसएस द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। इस आरएसएस पर 66 केवी की विद्युत आपूर्ति होगी, जहां सेक्शन में ट्रेनों के संचालन के लिए 25 केवी और कॉरिडोर्स पर बने स्टेशनों के लिए 33 केवी विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए एनसीआरटीसी ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और गैस टरबाइन पावर स्टेशन के साथ करार किया है। वर्तमान में इस खंड में विद्युत की आपूर्ति गाजियाबाद आरएसएस द्वारा की जा रही है। मवाना पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर राजोवाला बाग अटोरा रोड पर छापेमारी की, जहां मोहल्ला कल्याण सिंह राजोवाला बाग का ही रहने वाला राहिल गोवंश काटता हुआ मिला। राहिल ने खुद को घिरता हुआ देख पास रखे चाकू से पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी गोकुश राहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 कुंतल मांस, खुर, सींग, खाल, मांस काटने के लोहे के 2 दाव, लोहे की रेती, लोहे की 2 छुरी, 1 रस्सी, 2 छुरे बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद किए गए मांस के सैंपल भरवाकर बाकी मांस को गड्ढा खुदवाकर अज्ञात स्थान पर दबवा दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। चौथे गौरैया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में गुरुवार को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर वीएस क्लब ने पहले गेंदबाजी की। ब्राइट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 7 विकेट खोकर 218 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वीएस क्लब की टीम सभी विकेट खोकर 117 रन ही बना पाई। वीएस क्लब की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए मोहित ने 24 रन और अनमोल मीना ने 16 रन बनाए। ब्राइट स्टार क्लब की तरफ से बॉलिंग करते हुए अभिषेक पुंडीर और शवन ने 3-3 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार काले खां ने अश्विन को दिया। इस अवसर पर विभू शर्मा, विजय यादव, रोहित, चंदा खान उपस्थित रहे। आयोजन सचिव काले खान के अनुसार प्रतियोगिता का फाइनल मैच अगले सप्ताह खेला जाएगा। फिलहाल आपके जिला में इतना ही। मेरठ और मेरठ के आसपास से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आपका जिला। नमस्कार।